फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर एक और नए चैप्टर के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। तो एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपको एक गर्मजोशी के साथ, ताकि अपन इस चैप्टर को, आपको पता है मैथ वाइज भी इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो अपन इसको अच्छी तरह से तैयार करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि अपन कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्या करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का अपना जो चैप्टर होने वाला है वह है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसमें जो पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, इसको अपन सारे को एक साथ कवर करने का क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी किए। तो देखिए पहला मैंने कौन सा क्वेश्चन दे रखा आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन है अपना, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग हर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। एक कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका इंडिया के लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, नेशनलिज्म जो है ना वो उनके अंदर राइज करने के लिए। तो इस हिसाब से भी आ सकता है, इंपैक्ट ऑन इंडिया इस तरह से भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को आप ढंग से देखें, जैसे कि बता रहा है कि भाई ये जो वर्ल्ड वॉर था, इस वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो ब्रिटेन ने जब पार्टिसिपेट किया था तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर हो रहा था। जैसे मैंने लिखा हुआ है देखिए, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसमें लगातार क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको पूरा कैसे किया जाए, तो इसको फाइनेंस किया गया किसके द्वारा, लोन के द्वारा। और क्या किया गया, टैक्स बढ़ाए गए, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में सबसे पहले इनकम टैक्स किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो सबसे पहले जिन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था वो कौन, ब्रिटिशर्स ही थे, जिन्होंने हमारे देश में सबसे पहले इनकम टैक्स क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो आपके पॉइंट समझ में आया कि जो डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा था, उस एक्सपेंडिचर को जो है ना क्या करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए क्या लिया गया, लोन लिया गया। उसके अलावा क्या करे गए, टैक्स इंक्रीज किए गए, कस्टम ड्यूटी रेज की गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपका पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा क्या है, मैंने लिखा प्राइसेस इंक्रीज, क्या कह रहा है, जो एसेंशियल गुड्स थे उनकी प्राइसेस क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। जैसे मैंने टाइम पीरियड भी दिया 1913 से लेके 1918 के बीच जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस क्या हो गए, डबल हो गए, यानी दुगुने कर दिए गए। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पहले जो वस्तुएं आराम से आपको नॉर्मल प्राइसेस में मिल जाती थी, अब उनकी कीमत क्या कर दी गई, डबल कर दी गई। इसका मेन कारण क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपन ने पढ़ा जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था उसको पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा था। तो क्या हुआ, जो प्राइसेस थी वो डबल हो गई। सीधी सी बात है, गांव से जबरदस्ती युवाओं को क्या किया जाने लग गया, सेना में भर्ती करने लग गया, यानी फोर्स रिक्रूटमेंट होने लग गया, ताकि वो लोग जो है ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में जाकर क्या कर सके, लड़ सके, यानी ब्रिटेन को सपोर्ट कर दें। तो इस तरह से गांव में भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा क्या था, एंगर था, किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, कि आप युवाओं को जबरदस्ती क्या कर रहे हो, सेना में भर्ती कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, 1918 और 19 के अंदर और 1920 से 21 के बीच में क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, क्रॉप फेयर, यानी फसल खराब हो जाती है भारत के अधिकतर हिस्सों में, जिस वजह से फूड की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। किसकी शॉर्टेज हो जाती है, फूड की शॉर्टेज होने लग रही है। अब सीधी सी बात है, फसल खराब हो गई, लेकिन अंग्रेज जो है उनसे रेवेन्यू लेना चाह रहे हैं, रेवेन्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें तो रेवेन्यू चाहिए। तो एक और डिफिकल्टी आ गई लोगों के सामने, तो और उनके खिलाफ क्या हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसके साथ साथ फिर एक महामारी फैल गई। कौन सी महामारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल गई, जिसको अपन फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 1921 की बात करें तो 12 to 30 मिलियन पीपल जो हैं वो पेरिश हुए थे, किसकी वजह से, एक तो जो एपिडेमिक फैली थी इसकी वजह से, और जो अकाल पड़ा था उसकी वजह से 12 से 13 मिलियन लोग जो है ना पेरिश हुए थे, उसकी वजह से, किसकी वजह से, इस इन्फ्लुएंजा नाम की एपिडेमिक की वजह से और फेमाइन की वजह से। यानी लोगों को पहले दिक्कतें थी, लगातार प्राइसेस डबल होती जा रही हैं, क्रॉप फेलियर हो रहा है, फिर भी रेवेन्यू लिया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इनकम टैक्स लिया जा रहा है, समझ में आ गए। इसके अलावा भी अपन ने देखा, फोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में देखा, लोगों को जबरदस्ती युवाओं को सेना में क्या किया जा रहा है, भर्ती
किया जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि इस स्थिति की वजह से लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा क्या था, एंगर था, यानी बहुत ज्यादा उनके खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। तो एक तरीके से ये शुरुआत थी भारत के लोगों में वो राष्ट्रवाद उत्पन्न करने की, यानी इस युद्ध ने भी कैसे ना कैसे भारत के लोगों में वो नेशनलिज्म वाला जो सेंस है वो क्रिएट करने का क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। यानी सीधी सी बात, अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद भारतीय लोगों का अंग्रेजों के प्रति जो एंगर था वो क्या नहीं होता, इमर्ज नहीं होता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में 100% चांस इस क्वेश्चन के आने के। कौन सा टॉपिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें आपको कारण बताने पड़ेंगे, जो मैंने कहा आपको वो क्या हो रहा था, जो युद्ध हो रहा था उसके दौरान क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। अब उस एक्सपेंडिचर को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। टैक्स बढ़ाने के अलावा जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई जो एसेंशियल गुड्स है उनकी प्राइसेस क्या की जा रही हैं, डबल की जा रही हैं। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। समझ में आ गई बात है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ध्यान से देख लेना। दोबारा आपको बता रहा हूं, उन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए क्या किया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है, कस्टम ड्यूटी रेज की जा रही है, इनकम टैक्स लिया जा रहा है, जो वस्तुएं उनकी कीमत क्या की जा रही है, दुगुनी की जा रही है। गांव से युवाओं को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। कई हिस्सों में क्या हो जाता है, फसल खराब होने की वजह से फूड की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। उसके साथ साथ एक एपिडेमिक फैल जाती है इन्फ्लुएंजा के नाम से, और फिर अकाल भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से 12 to 30 मिलियन पीपल उसकी वजह से क्या होते हैं, पेरिश्ड होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ये वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है ना, इसी वजह से डिफिकल्टीज आ रही हैं। जैसे ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो अपनी डिफिकल्टीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि इसके बाद में उनकी डिफिकल्टीज जो और ज्यादा क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो इस सिनेरियो के अंदर एक ऐसा लीडर सामने आता है जो लोगों को स्ट्रगल करने का एक नया तरीका बताता है कि भी स्वराज प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है यही तरीका अपनाया जाए, एक और भी तरीका है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपने देश को आजाद करवा सकते हैं। तो शायद आपके माइंड में उस व्यक्ति का नाम आ गया होगा, नहीं भी आया तो मैं आपको बता देता हूं। उस लीडर का नाम क्या था, महात्मा गांधी था, जिन्होंने लोगों को सत्याग्रह का क्या दिया, आइडिया दिया कि बिना वॉयलेंस के अगर आप सत्य और अहिंसा के बल पर चलकर भी क्या कर सकते हो, अपनी आजादी प्राप्त कर सकते हो। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताई है। देखो, एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, यानी उसने लोगों को आजादी के लिए स्ट्रगल का एक नया तरीका समझाया। वो कौन सा था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आइडिया ऑफ सत्याग्रह किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी जो है वो भारत कब आए थे, बताइए इसका जवाब। गांधी जी जो है वो भारत कब आए थे, तो गांधी जी जो है वो जनवरी 1915 के अंदर, जनवरी 1915 के अंदर वापस लौटे थे। कहां से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वहां पर जो रेसिस्ट रिजाइम था उसके खिलाफ उन्होंने क्या करा था, सत्याग्रह चलाया था वहां के लोकल लीडर्स के साथ मिलकर, और वो क्या हुआ था, सफल भी हुआ था। तो उनको लगा कि ये सत्याग्रह अगर यहां सफल हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। तो फिर वो ये आइडिया अपने देश में लेकर आए, कहां पर, इंडिया के अंदर की सत्याग्रह के बलकर भी अपन क्या कर सकते हैं, आजादी प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी का इस आइडिया के अंतर्गत क्या कहना था, गांधी जी का कहना था कि अगर आपका जो स्ट्रगल है वो किसके खिलाफ है, यानी आपकी जो लड़ाई है वो ट्रुथ के लिए है और इनजस्टिस के अगेंस्ट यानी अन्याय के खिलाफ है। अगर आप सच्चाई का साथ देना चाह रहे हो और अन्याय के खिलाफ जाना चाह रहे हो, तो गांधी जी का सीधा सा मतलब था कि आपको ये आइडिया क्या करना चाहिए, काम में लेना चाहिए। यानी बिना फिजिकल फोर्स के, ठीक है, बिना अग्रेसिव वे और आपके मन में बिना विंजेंस वाली भावना आए हुए भी आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रगल को आगे चला सकते हो और स्वराज प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज करनी है आपको। जो आपको ओप्रेस कर रहा है, यानी जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, यहाँ पर अत्याचार करने वाले कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो उनका कहना था कि आपको उनके साथ शारीरिक बल की जो कोई जरूरत नहीं, उनके साथ आप लड़ाई झगड़ा मत करो, वो आपको क्या करेंगे, प्रोवोक करेंगे, लेकिन आप उनकी तरह प्रोवोक मत हो ना। आपके अंदर अग्रेसिवनेस यानी आपके अंदर गुस्सा होना चाहिए, आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कभी मन में नहीं आना चाहिए कि उन्होंने भारतीय लोगों को मार दिया तो अपने को भी उनसे क्या करना है, बदला लेना है। तो इसके बगैर भी आप क्या कर सकते हो, ये लड़ाई आसानी से जीत सकते हो। आपको करना क्या है, जो आपको ऑप्रेस कर रहा है आपको उसको थोड़ा सा क्या करना है, समझाना है कि आप जो कर रहे हो क्या है, गलत है।
हो सकता है शुरू में वो चीज ना समझे, वो आपको दबाने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, लेकिन जिस दिन उनको ये चीज समझ में आ जाएगी उस दिन वो आपके ऊपर अत्याचार करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और आपकी क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी, यानी आपकी विक्ट्री हो जाएगी। किसने कही थी ये बात, गांधी जी ने कही थी। ये था गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह आपको समझ में आया क्या मतलब है इसका। इसीलिए गांधी जी इसको बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रमोट करते थे। कौन से आइडिया को, सत्याग्रह वाले आइडिया को। समझ में आ गई बात। और इसीलिए जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा गांधी जी ने दो चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया अपनी लाइफ में, एक तो ट्रूथ और एक नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस जो है गांधी जी उसको सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनका मानना था कि नॉन वायलेंस के आधार पर लोगों को क्या करा जा सकता है, यूनाइटेड किया जा सकता है। तो ये था आपका आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो अपन ने बात पढ़ी, गांधी जी कब रिटर्न हुए भारत, तो जनवरी 1915 के अंदर। कहां से, साउथ अफ्रीका से। वहां पर उन्होंने क्या करा था, जो रेसिस्ट रिजाइम था उसके खिलाफ लोकल लीडर्स के साथ मिलकर क्या चलाया था, सत्याग्रह चलाया था। और वो सत्याग्रह क्या रहा था, सफल रहा था। और फिर उन्होंने यहाँ पर उस चीज को क्या किया था, प्रैक्टिस करने का प्रयास किया था। तो जब उनको लगातार इस आइडिया के आधार पर सफलता पे सफलता मिल रही थी, तो उन्होंने कुछ सत्याग्रह भी क्या किए थे, ऑर्गेनाइज किए थे, यानी कुछ सत्याग्रह उन्होंने चलाए थे जो क्या हुए थे, सक्सेस भी हुए थे। जैसे पहला 1917 के अंदर, कहां पर, चंपारण बिहार। ये मैप में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर मैप में आएगा सत्याग्रह से रिलेटेड तो इन तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। पहला 1917 के अंदर, कहां पर, चंपारण बिहार के अंदर। किनके लिए, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, यानी जो प्लांटेशन वर्कर, उनका जो एक्सप्लोएशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, इस सत्याग्रह चलाया था। कब, 1917 के अंदर। कहां, चंपारण बिहार के अंदर। और ये सत्याग्रह क्या हुआ था, सफल भी हुआ था। दूसरा जो दे रखा हुआ भी 1917 के अंदर दे रखा है, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था, कहां पर, गुजरात के अंदर। वहां पर उन्होंने ये सत्याग्रह चलाया था। किन के लिए, वहां के किसानों के लिए, पीजेंट्स के लिए। दिक्कत क्या थी, जैसे वहां पर प्लेग नाम की महामारी की वजह से, और जो ना किसी एक दूसरे कारण की वजह से फसल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। फसल खराब होने की वजह से अब किसान जो थे वो अंग्रेजों को क्या नहीं दे पा रहे थे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, लगान नहीं दे पा रहे थे। आई बात समझ में। कौन, पीजेंट जो थे वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है उनका जो रेवेन्यू उसको क्या कर दें, एक्सेप्ट कर दें, माफ कर दें। इसीलिए वो गांधी जी से उन्होंने निवेदन किया और गांधी जी ने उनके लिए क्या करा, सत्याग्रह चलाया। क्या, रेवेन्यू एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये जो आंदोलन था, सॉरी सत्याग्रह जो था, गांधी जी ने कहां पर चलाया था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहां पर, गुजरात के अंदर। और ये आंदोलन भी क्या हुआ था, सत्याग्रह वाला सफल हुआ था। और जो तीसरा है, कौन सा, 1918 के अंदर, ये कहां चलाया गया था, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। ठीक है, कहां पर चलाया गया था, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। किन किन के लिए, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे यहां पर, उनके लिए गांधी जी ने यह सत्याग्रह चलाया था। आपको यहां पर यह चीज ध्यान देनी है कि ये जो सत्याग्रह चलाया था ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये किन के खिलाफ था, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो भारतीय उद्योगपति थे, उनके लिए था। कारण क्या था, एक तो वेजेस बढ़ाया जाए, एक जो काम करने का समय उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो यहां उन्होंने सत्याग्रह चलाया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। किनके अगेंस्ट था, इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके खिलाफ था। और ये भी क्या हुआ था, सफल हुआ था। ऊपर वाले दोनों अंग्रेजों के खिलाफ थे, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये वाले। ठीक है, कौन सा, चंपारण बिहार वाला और खेड़ा गुजरात वाला। और ये जो अहमदाबाद में था, जो गुजरात वाला जो है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ये था किनके लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा। और किनके अगेंस्ट था ये, जैसे मैंने बताया, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ था। किनके खिलाफ था, भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ था। कौन सा, अहमदाबाद वाला जो सत्याग्रह चलाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इन सत्याग्रह के अंदर गांधी जी को सफलता मिली और वो इससे बहुत ज्यादा क्या थे, प्रोत्साहित थे। वो चाह रहे थे कि हाँ भाई और इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैप वाइज भी याद रखना, सब्जेक्टिव वाइज भी मैंने आपको बता दिया अगर सब्जेक्टिव वाइज पूछा जाए तो। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, देखिए मैंने लिखा है 10 मार्च 1919 को पास हुआ था। कहां पर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ये कहां पर है, कहां पर थी उस समय, दिल्ली के अंदर थी।
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां पर ये एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हुई थी वो किसकी लीडरशिप में हुई थी, जो सिडनी रोलेट थे, ठीक है, जो सिडनी रोलेट थे उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, आयोग बनाया गया था जिसको सिडनी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने ये एक्ट क्या किया था, बनाया था। कौन सा एक्ट है, रोलेट एक्ट, क्योंकि उनका नाम क्या था, सिडनी रोलेट था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, रोलेट एक्ट रखा गया। कब पास हुआ, 10 मार्च 1919 को, यानी 10 मार्च 1919 को ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और वो भी जल्दबाजी में, हरीडली इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। अब रीजन पूछा जाए क्या था, तो ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसके अंदर इंडियन मेंबर्स भी थे, तो उनको डर था कि अगर हम उनके सामने ये एक्ट क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो इसको क्या करेंगे, अपोज जरूर करेंगे। तो उनको पता चले उससे पहले इसको क्या कर दिया गया, इस एक्ट को 10 मार्च 1919 यानी 10 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। इस एक्ट की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास इनॉर्मस पावर आ जाती है। इनॉर्मस पावर यानी बहुत ज्यादा उनको पावर मिल जाती है, जिसमें एक तो ये था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भारतीयों के द्वारा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती है तो आपको क्या करना है, उसको जो ना दबाने का, रिप्रेस करने का आपको पूरा पूरा क्या है, अधिकार है। चाहे फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, चाहे वो रैलीज निकाल रहे हो, चाहे प्रोसेसन कर रहे हो, चाहे कोई मीटिंग कर रहे हो हमारे अगेंस्ट, आप उनके खिलाफ अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, यानी आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हो, रेप्रेस कर सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन कारण था रोलेट एक्ट को अपोज करने का, सबसे मेन कारण वो ये था कि इसके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई थी कि भाई अगर आपको कोई भी सस्पिशियस इंडियन लगता है कि वो आपके खिलाफ कुछ गलत कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको जेल के अंदर रिटेन कर सकते हो। कितने ईयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, वो भी विदाउट ट्रायल। यानी सीधा सा मतलब क्या है कि जब भी कोई गुनाह करता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या करता है, कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना पड़ता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए या मान लो दलील देने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके ऊपर कोई ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, आप बिना मुकदमे उनको 2 साल के लिए आप क्या कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो। तो इस एक्ट का जो सबसे ज्यादा जो अपोजिशन हुआ वो इस वजह से हुआ, और गांधी जी ने भी इसका क्या करा था, विरोध किया था कि ये गलत है। गांधी जी ने इस तरह के जो कानून है उसको ब्लैक लॉ के नाम से क्या किया था, संबोधित किया था कि ये क्या है, काला कानून है और मेरे को ये पसंद नहीं आया, यानी मेरे को ये चीज सही नहीं लगी, मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा, सत्याग्रह चलाऊंगा। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया था उसको किस नाम से जाना जाता है, रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या किया था, सत्याग्रह चलाया था। किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही थी कि भाई मैं जो है ना नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या करना चाहता हूं, इसके खिलाफ शुरू करना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत मैं किससे करूंगा, हड़ताल से। कितनी तारीख को, 6 अप्रैल को, आप अपनी किताब में देख लेना ढंग से। लेकिन इसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाया वो रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जब ये एक्ट पास हुआ तो इसके अगेंस्ट इंडियंस ने कौन कौन से एक्शन, यानी क्या क्या इसके प्रति क्या हुई, कार्रवाई हुई। तो क्या हुआ, सीधा सीधा अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है किसके खिलाफ है, ये जो आपका जो रोलेट एक्ट पास हुआ था इसके खिलाफ सीधा सा लिखा हुआ है कि जो आपका जो रेलवे जो थे, ठीक है ना, रेलवेज ने क्या कर दी, हड़ताल, जो रेलवेज वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल कर दी। जो शॉप्स थी, जितनी भी दुकानें थी वो दुकानें क्या कर दी गई, बंद कर दी गई, ठीक है। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, शॉप जो थी वो सारी की सारी क्या हो गई, क्लोज हो गई, बंद कर दी गई, ठीक है। तो इससे अंग्रेजों को बहुत सारी दिक्कत आने लग गई, खासकर किसमें, कम्युनिकेशन के अंदर, कि भाई अपन कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, टेलीग्राफ नहीं भेज पाएंगे। अगर मान लो रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है तो अपन जो गुड्स वगैरह वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई। तब उन्होंने सोचा कि भाई अब ये जो चीज अपने साथ हो रही है इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन अपने को जरूर लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली जो चीज उन्होंने की वो ये कही उन्होंने कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, गांधी जी जो हैं उनको दिल्ली में एंटर मत होने दो, यानी उनको बैन कर दिया गया, यानी बैन कर दिया गया, दिल्ली में उनको घुसने ना दिया जाए। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से रोका जाता है। फिर क्या किया जाता है, अमृतसर के अंदर, ठीक है, बाद में अपन और भी पढ़ेंगे,
अमृतसर के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं, ठीक है, उनको एक एक करके क्या करना शुरू कर देते हैं, वो जेल में डालना शुरू कर देते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स जो हैं वो अमृतसर से जो बड़े बड़े नेता हैं उनको एक एक करके क्या करना शुरू कर देते हैं, जेल में डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और घटना होती है। घटना कब होती है? 10 अप्रैल 1919 को। कहां पर होती है? यहीं पर होती है। कहां पर? अमृतसर के अंदर। ठीक है, क्या होता है, एक यहां पर पीसफुल प्रोसेसन निकल रहा होता है, पीसफुल प्रोसेसन यानी शांतिपूर्ण तरीके से क्या होता है, जुलूस निकल रहा होता है। किनके द्वारा? सत्याग्रहियों के द्वारा। तो जब ये जुलूस निकाल रहे होते हैं तो अंग्रेज सिपाही यहां पर आते हैं और वो इनके ऊपर क्या करते हैं, फायर करते हैं। फायर करने की वजह से फिर जो सत्याग्रही हैं वो भी क्या हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं, उकस जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं, फिर जो इनके बैंक होते हैं, जो इनकी पोस्ट ऑफिस होती हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन होते हैं, उनके ऊपर क्या करने लग जाते हैं, हमला करने लग जाते हैं, अटैक करने लग जाते हैं। तो जब स्थिति बेकाबू होने लग जाती है, ठीक है ना, कंट्रोल में नहीं रहती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, यहां अमृतसर के अंदर क्या कर देती है, मार्शल लॉ लागू कर देती है, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ लागू करने के बाद जनरल डायर जो होता है, जनरल डायर को यहां की क्या कर दी जाती है, सारी कमांड सौंप दी जाती है। यानी सारा का सारी जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, जनरल डायर को, कि भैया तू संभाल। अब मार्शल लॉ क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना अपना, कि एक तो नॉर्मल लॉ होते हैं जो मान लो नॉर्मली जो है वो क्या किए जाते हैं, आप क्या करते हो, उनको इंप्लीमेंट करते हो, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन मार्शल लॉ में क्या होता है, नए तरीके से आपको क्या करने पड़ते हैं, रूल्स और रेगुलेशन या लॉज बनाकर क्या करने पड़ते हैं, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, नए रूप से। तो उसी आधार पर सारी की सारी क्या होती है, एक्टिविटी होती है। तो उसको क्या कहा जाता है, नए रूप से जब कानून बना के लागू किए जाएं तो उसको क्या कहा जाता है, मार्शल लॉ कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जो प्रोसेसन हो रहा होता है सत्याग्रहियों के द्वारा, उसके ऊपर अंग्रेज सिपाही जो है गोलियां चलाते हैं, प्रोवोक होते हैं इंडियंस, फिर क्या करते हैं, उनके जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन, उनके ऊपर अटैक करते हैं। फिर अंग्रेज जो है यहाँ पर मार्शल लॉ को लागू कर देते हैं और जनरल डायर को अमृतसर की सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है। बात समझ में आई आपके? ये कब होता है? ये 10 अप्रैल 1919 को होता है। कहां पर होता है? अमृतसर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये घटना हो गई अपनी एक। अब अपना जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो मैप में भी आता है और वैसे भी क्या क्या आता है, पूछा जाता है, कौन सा? जलियांवाला बाग वाला। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कहां पड़ता है? मैप में आपको पता ही आता है, अमृतसर पंजाब के अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सा सिंपल वे से जैसे ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पर आपको अपने आप ही मार्क करके देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई ये वो प्लेस है जहां पर जलियांवाला बाग वाला क्या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। जैसे मैंने सत्याग्रह का बताया कि वो प्लेस है जहां पर गांधी जी ने, ठीक है, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए क्या किया था, यहाँ पर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। तो मैप में ऐसे आपको मार्क करके देगा, तो आपको सिर्फ इन जगहों के नाम याद रखने हैं और मैप में वहां पर आपको क्या करना है, लिखना है। यानी सिंपल सी बात है, जैसे हम देखें पेपरों में भी देखें रूटीन के हिसाब से, तो हर साल एक तो सेशन वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, आपको पता है, कांग्रेस सेशन वाला। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे भी इसके अंदर, सितंबर 1920 कलकत्ता वाला, दिसंबर 1920 कहां पर, नागपुर वाला, 1927 मद्रास वाला, लाहौर सेशन 1929 जो आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं। तो इनमें से एक सेशन तो पूछा ही जाता है, तो आपका ये तो परमानेंट है कि ये 1 नंबर आपका आएगा। और बाकी जो अपन ये इवेंट पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, जलियांवाला बाग पढ़ लिया, सत्याग्रह अपन ने पढ़े, और भी अपन आगे पढ़ेंगे, उनमें से एक सवाल वो आएगा। तो यानी इसमें 2 मैप के क्वेश्चन आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट जो है वो अपन ऐसे पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो 2 नंबर आप पक्के हो जाएंगे आपके, सीधा सा मार्क करके देगा, आपको केवल जगह का नाम याद करना है। तो अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पढ़ने हैं। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जलियांवाला बाग वाली जो घटना वो 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर हुई थी। ठीक है, क्या घटनाक्रम हुआ था उसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था? 13 अप्रैल 1919 को बात करें तो ये जो जलियांवाला बाग वाली जो जगह थी, यहां पर तो क्या था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स जो थे उनकी जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, यानी जितनी भी दमनकारी जो नीतियां थी, उनके खिलाफ क्या किया जाए, उसके लिए यहाँ पर लोग क्या होने वाले थे, कुछ
मतलब कि मीटिंग होने वाली थी, वो बातचीत करने वाले थे कि इसके खिलाफ अपन क्या कार्रवाई करें। लेकिन जो मेन था वो क्या था, यहाँ पर बैसाखी फेयर, यानी यहाँ पर क्या था, बैसाखी का क्या लगता था, हर साल मेला लगता था। अगर आपको पता हो, बैसाखी जो है, जो सिख रिलीजन जो होता है, सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, त्योहार होता है। तो बैसाखी का हर साल यहाँ पर क्या लगता था, मेला लगता था। कहां पर, जलियांवाला बाग वाली जगह पर। कहां है, अमृतसर, पंजाब के अंदर। कब की बात कर रहे हैं अपन, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो अब क्या था, अमृतसर के जो लोग थे उनको तो पता था, क्या पता था कि भाई यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, इस वजह से जो है ना थोड़ी स्थिति क्या है, क्रिटिकल है। लेकिन जो अमृतसर से बाहर से जो लोग आ रहे थे, कहां से, अमृतसर से बाहर के जो लोग आ रहे थे, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो सारे लोग यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कहां पर, जलियांवाला बाग वाली जगह के ऊपर। यहां इकट्ठा होने के बाद फिर जो ये जलियांवाला बाग है जैसे, ठीक है, यहां पर लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए सारे। अब यहां पर कौन आता है, जनरल डायर आता है। ठीक है, जनरल डायर यहां पर आ गया। जनरल डायर आने के बाद यहां पर जितने भी एग्जिट पॉइंट यानी जो आने जाने के जितने भी रास्ते हैं, यानी जो बाहर आने जाने का जो रास्ता था, उसको क्या कर देता है, बंद करवा देता है। कौन बंद करवा देता है, जनरल डायर। फिर जनरल डायर के साथ जो भी सिपाही आते हैं, उसके जितने भी सिपाही होते हैं, उनको क्या कहता है, फायर करने का ऑर्डर देता है कि भाई फायर करो। वो इनके ऊपर सिपाही जो है, इन लोगों के ऊपर क्या करते हैं, फायर करते हैं, जिस वजह से 100 ऑफ पीपल यानी सैकड़ों जो लोग हैं, वो क्या होते हैं, इस वजह से उनको यानी मारे जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, फायरिंग की वजह से। तो ये घटनाक्रम होता है कहां पर, जलियांवाला बाग वाले स्थान के ऊपर। और ये घटनाक्रम को अंजाम कौन देता है, जनरल डायर। नाम ध्यान रखना, जिसको यहाँ का कमांड सौंपा गया था। ठीक है, तो जब ये सारा घटनाक्रम हो गया और उनसे पूछा गया, तो क्या कह रहे हैं, मतलब जनरल डायर क्या कह रहा है कि मैं इनके ऊपर जो है ना, वो मोरली जो है ना, मैं अपना इंपैक्ट डालना चाहता था। क्या इंपैक्ट डालना चाहता था, कि मैं इनके मन में दोबारा से वही टेरर और ओ, यानी मैं चाहता हूं कि इनके मन के अंदर हमारे खिलाफ जो आतंक है और भय है वो बना रहे। और ऐसा करके मैं ये चीज करना चाहता था कि ये डर डर के हमसे रहे, इस प्रकार से हमारे खिलाफ खड़े ना हो। किसने कहा था ये स्टेटमेंट, जनरल डायर ने कहा था। ध्यान रखना, किसके लिए, कौन से वर्ड आए, एक तो टेरर आया है और एक क्या है, ओ आया है। टेरर यानी आतंक और ओ यानी क्या होता है, भय। यानी उसने कहा था कि मैं इनकी आंखों में वही टेरर और ओ देखना चाहता था। तो पंजाब कौन सी साइड में पड़ता है, आपको पता हो तो, पंजाब अपना पड़ता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर। तो जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है, तो लोग इसके खिलाफ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इसके खिलाफ, यानी रिएक्ट करने लग जाते हैं। वही चीजें उनके प्रदर्शन करना, रैलियां निकालना, अटैक करना, इस तरह की चीजें होने लग जाती है। तो अंग्रेज एक बार फिर से क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, फियर में आ जाते हैं कि करें तो क्या करें। फिर उनके दिमाग में आता है कि इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा अपने को। तो क्या करते हैं, एक रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं, जिसको हम ह्यूमिलेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं, कि भाई इनको अपन क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं। वैसे तो नहीं मानने वाले हैं, ह्यूमिलेट करते हैं इनको। तो ह्यूमिलेट कैसे करें, बोला इनको आप क्या करो, गलियों के अंदर है ना, पेट के बल रेंग रेंग के चलाओ। क्राउल देम इन द स्ट्रीट फेसिंग देयर स्टोमक, पेट के बल रेंग रेंग के चलाओ इनको। और क्या करो, इनको कहो तुम्हारे सामने अपनी नाक रगड़े, रब देयर नोज इन फ्रंट ऑफ यू। और जब भी किसी ऑफिसर या साहब को देखे तो उसको क्या करें, सैल्यूट करें। ये उनसे कहा जाता है कि आप इनसे ऐसा करवाओ, इनको ह्यूमिलेट करवाओ। फिर भी अगर ना माने तो आप फायरिंग करो, इनके ऊपर बॉम्बिंग भी करो, यानी बम वगैरह भी डालो। और ऐसा हुआ भी था। कहां पर हुआ था, अगर आपको याद हो, आज वो जगह अपने यहाँ नहीं है, पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब वो जगह यहाँ पर भी यही थी, गुजरानवाला नाम की जो जगह है, ठीक है, जो एट प्रेजेंट कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करे थे, बम भी डाले थे लोगों को तितर बितर करने के लिए, यानी यहाँ से भगाने के लिए। जब लोग नहीं माने तो उन्होंने यहाँ बॉम्बिंग भी की थी। किन्होंने, अंग्रेजों ने। कहां पर, नाम याद रखना, गुजरानवाला जो फिलहाल उस समय कहां पर था, पंजाब के अंदर था। अब ये जो पंजाब वाला पार्ट है, पार्टीशन के बाद कहां चला गया है, पाकिस्तान के अंदर चला गया है। तो ये था अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा, जलियांवाला बाग वाली जो घटना थी, उसके बारे में सारा का सारा अपन ने यहाँ पर क्या करने की कोशिश करी है, पढ़ने की कोशिश करी है। इसको आप ढंग से देखें ताकि आपको सारी चीजें ढंग से क्या आती रहे, समझ में आती रहे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यानी मैंने वीडियो जो है इसी तरह से बनाया है कि आपको सारी चीजें क्या है,
ढंग से समझ में आए, कम समय में अपन ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करें और आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्या होती चली जाए, क्लियर होती चली जाए। तो ये था अपना जलियांवाला बाग वाली जो घटना है, इंपॉर्टेंट है मैप के हिसाब से वैसे भी। अब अपन पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था और किस वजह से मतलब ये खिलाफत वाला इश्यू सामने आया। तो आपको अगर याद हो तो जो पहला वर्ल्ड वॉर था जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, कौन सा वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ, जो ओटोमन तुर्की जो था, ओटोमन तुर्की, ठीक है, ये क्या हो गया था, डिफीट हो गया था, पराजित हो गया। ओटोमन तुर्की डिफीट हो गया था। तो इस तरह के रूमर्स आने लग गए थे, यानी अफवाहें आने लग गई थी कि भाई जो ओटोमन तुर्की का जो एम्परर है, कहां का, ओटोमन तुर्की का जो एम्परर है, ठीक है, उसके साथ क्या की जाएगी, पीस ट्रीटी की जाएगी, ठीक है, यानी शांति समझौता किया जाएगा। अब क्या कहा गया, ये पीस ट्रीटी जो है ना, जो शांति समझौता है, ये तो केवल नाम मात्र का है। असली जो वजह है वो क्या है, यहाँ का जो राजा है, कहां का, ओटोमन तुर्की का जो एम्परर है, ठीक है, एम्परर, जिसको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, ठीक है। इस पीस ट्रीटी के द्वारा जो एम्परर है, इसकी जो पावर है, यानी इसकी जो शक्तियां हैं, वो उससे क्या की जाएंगी, विड्रॉ की जाएंगी, यानी वो शक्तियां उससे वापस ली जाएंगी। किससे, ओटोमन तुर्की के एम्परर से। अब खलीफा का मतलब और बता दे तो हम आपको, खलीफा का मतलब क्या होता है, खलीफा का मतलब होता है ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ, ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। किसका मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, उसको क्या कहा जाता है, खलीफा। खलीफा किसको संबोधित किया जाता था, जो ओटोमन तुर्की का क्या था, एम्परर था। तो जब ये चीजें अपने यहाँ जो भारत के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनको पता चली कि ये तो गलत हो रहा है, तो उनकी पावर अपने वो कैसे भी करके उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए गांधी जी से डिस्कशन करना स्टार्ट किया कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, ये जो खिलाफत वाला जो इश्यू है, इसके खिलाफ अपने को मतलब ओटोमन जो तुर्की का जो एम्परर है उसकी पावर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब गांधी जी जो थे वो पहले से इस प्रकार का जो है ना वो क्या कर रहे थे, चांस का वेट कर रहे थे, अवसर की तलाश कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम है उनको अपन कंबाइंड करके कोई मूवमेंट नहीं चलाएंगे ना, तब तक देश को क्या नहीं मिलने वाली है, आजादी नहीं मिलने वाली, यानी स्वराज मिलने वाला नहीं है। तो गांधी जी तो पहले से इस तरह के अवसर की क्या कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, और ये अवसर अपने आप ही उनके पास आ गया है। यानी उस समय यहाँ पर जो अगर अपन मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत बात करें तो जो यंग और जो बहुत ही ब्रिलियंट लीडर्स थे इनके, ठीक है, दोनों भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था, शौकत अली। मोहम्मद अली एक का था और एक का क्या नाम था, शौकत अली, ठीक है। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, गांधी जी के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई जो ओटोमन तुर्की का जो एम्परर है उसकी जो पावर है उनको विड्रॉ होने से कैसे रोका जाए। समझ में आ गया। तो गांधी जी ने भी उनके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिस वजह से कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स थे वो गांधी जी से क्या हो गए, एंग्री हो गए, नाराज हो गए कि भाई आप इनका साथ क्यों देने लग रहे हो। कुछ कांग्रेस के लीडर, सारे के सारे नहीं, कुछ कांग्रेस के लीडर, तो कुछ इस तरह से तनातनी चलती रही। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, आपका मैंने कहा था ना सितंबर 1920 के अंदर, ठीक है, सितंबर 1920 के अंदर जो कलकत्ता वाला जो सेशन है, यानी बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होता है, बंगाल के अंदर कलकत्ता वाला सेशन होता है कांग्रेस का, सितंबर 1920, जैसे मैंने कहा था मैप में आएगा। सितंबर 1920 को गांधी जी जो है, जो लीडर उनसे क्या नहीं थे, एग्री नहीं थे, उनको क्या कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं। तो इस तरह से जो खिलाफत वाला जो इश्यू है उसको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि ठीक है हम इनको मुस्लिम कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे, किसकी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ओटोमन तुर्की का क्या है, एम्परर है, उसकी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये था खिलाफत इश्यू, और इसके लिए क्या होता है, कमेटी की भी स्थापना होती है, उस कमेटी का नाम होता है खिलाफत कमेटी, ठीक है। कब होती है, मार्च 1919 के अंदर। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, मार्च 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी का गठन होता है। कहां पर होता है, बॉम्बे के अंदर। समझ में आ गया। तो ये सारी एक्टिविटीज किसके लिए हो रही थी, ताकि जो ओटोमन तुर्की का जो एम्परर है उसकी पावर को क्या किया सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। आई बात समझ में।
कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछते रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से चीजें क्लियर करवाना चाहता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये खिलाफत इश्यू था, ध्यान रखना। जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था? खिलाफत कमेटी। कब? मार्च 1919 के अंदर। कहां पर? बॉम्बे के अंदर। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया अपना खिलाफत वाला। लास्ट जो अपना बचा वो कौन सा है? वाई नॉन कोऑपरेशन, यानी असहयोग आंदोलन ही क्यों। तो चलिए इसको भी अपन पढ़ते हैं कि भाई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है पहले क्या था, फिर किस तरह से इसने आंदोलन का रूप लिया, इसके लिए जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव किसने रखा, वो सारी की सारी चीजें अपन इसके अंदर क्या है पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर? नॉन कोऑपरेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो याद रखनी है वो ये चीज याद रखनी है कि 1909 के अंदर, यानी 1909 के अंदर गांधी जी जो थे उसने एक किताब लिखी थी। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज। नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। गांधी जी ने 1909 के अंदर एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस किताब में उन्होंने क्या लिखा था कि अंग्रेज हमारे देश में आए और आकर उन्होंने हमारे ऊपर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया, यानी उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी अपने ऊपर स्टैब्लिश करी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने उनको क्या किया? कोऑपरेट किया, यानी उनका सहयोग करा। हमारे सहयोग की वजह से वो क्या कर पाए? हमारे देश को अपने कंट्रोल में लेकर इतने वर्षों तक शासन कर पाए। अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो गांधी जी ने यही कहा था कि अगर हम अब भी इनको कोऑपरेट करना बंद कर दें तो इनको यहां से भगाने में हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। किनको? अंग्रेजों को। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा था किनके सामने? कांग्रेस के लीडर्स के सामने। कौन से आंदोलन का? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। कि भाई मेरा एक ये प्रस्ताव है, मैं इस तरह से क्या करना चाहता हूं, एक आंदोलन शुरू करना चाहता हूं। पहले उन्होंने इसको एज ए प्रपोजल ही कांग्रेस लीडर्स के सामने रखा था। पहले उन्होंने आंदोलन के बारे में नहीं कहा था कि मेरा ये प्रस्ताव है, अगर आपको पसंद आए तो मैं आंदोलन क्या करना चाहता हूं? शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था कि मैं इस आंदोलन को जो है स्टेजेस में अनफोल्ड करना चाहता हूं। स्टेजेस में अनफोल्ड करना चाहता हूं, यानी मैं इसको चरण दर चरण इस आंदोलन को क्या करना चाहता हूं? आगे बढ़ाना चाहता हूं। किन्होंने कहा था? गांधी जी ने कहा था। कौन से आंदोलन के लिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। ठीक है, कि मैं इसको स्टेजेस में अनफोल्ड करना चाहता हूं। तो स्टेजेस के आधार पर क्या कहा? हम पहले क्या करेंगे? अंग्रेजों ने हमें जितने भी टाइटल्स दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी उपाधियां दे रखी हैं भारतीय लोगों को, टाइटल्स दे रखे हैं, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे भारतीय जो हैं उनको वापस वो टाइटल क्या कर दें? सरेंडर कर दें, वापस लौटा दें। अगर आप इसकी जगह रिटर्न वर्ड लेना चाहो काम में तो रिटर्न भी ले सकते हो। यानी अंग्रेजों ने हमें जो भी टाइटल्स दिए वो सारे के सारे टाइटल उनको क्या कर दो? लौटा दो। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो जो सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज जो हैं, ठीक है, उन सिविल सर्विसेज का क्या करें? बॉयकॉट करें, यानी उसका क्या करें? बहिष्कार करें। किन्होंने कहा? गांधी जी ने कहा। ठीक है, क्या कहा? कि जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोर्ट है, काउंसिल है, ठीक है, मैं चाहता हूं आर्मी है, पुलिस है, हमारे देश के लोग जो उनका क्या करें? बॉयकॉट करें, बहिष्कार करें, यानी वो वहां पर काम ना करें। जो भी ब्रिटिश पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, काउंसिल है, उनका क्या किया जाए? बॉयकॉट किया जाए। उसके अलावा जो फॉरेन गुड्स है, जो विदेशी वस्तुएं जो ब्रिटेन से आ रही हैं, उनका भी क्या किया जाए? बॉयकॉट किया जाए। मेरा ऐसा मानना है। बोला अगर हम ऐसा करेंगे, उनके टाइटल उनको वापस लौटा देंगे, सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, तो मेरे को पक्का पता है कि अंग्रेज हमारे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, यानी ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लेने वाले हैं। और जैसे ही वो हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो हम उनके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे, यानी सविनय अवज्ञा अभियान शुरू कर देंगे। ऐसा गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा। किनके सामने? कांग्रेस के लीडर्स के सामने। और फिर बाद में जाके आपको पता है इसने आंदोलन का रूप लिया। कब शुरू हुआ था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जनवरी 1921 के अंदर। जनवरी 1921 के अंदर आपका यह आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। उससे चलो तो बात की बात है, पहले अपन और बात कर लेते हैं। तो पूरी समर के दौरान, यानी पूरी गर्मियों के दौरान,
ठीक है, कौन है? गांधी जी और मोहम्मद अली और शौकत अली में से जो शौकत अली थे वो पूरे भारत का मध्य गर्मी के अंदर क्या करते रहे? दौरा करते रहे, ताकि इन आंदोलन के लिए ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सके? सपोर्ट अर्जित कर सके। ठीक है ना, खिलाफत वाले इश्यू के आधार पर भी और नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि अपन नॉन कोऑपरेशन के थ्रू जो है खिलाफत वाला जो इश्यू है इसको सपोर्ट कर सकते हैं और फिर अपने को स्वराज के आधार पर भी आंदोलन अपन आगे क्या कर पाएंगे? परस्यू कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो पूरे भारत का उन्होंने दौरा किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट क्या कर सके? गेन कर सके। लेकिन कांग्रेस के अंदर स्थिति ठीक नहीं थी, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले कांग्रेस के अंदर। कारण क्या था कि कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो गांधी जी के इस प्रस्ताव से एग्री थे, कुछ नहीं थे। उनका कारण क्या था? पहला कारण तो ये था, उनको लगता था कि भाई आंदोलन आगे जाकर इसमें क्या हो सकता है? वॉयलेंस हो सकता है, हिंसा हो सकती है। और जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि गांधी जी को जब भी हिंसा का एहसास होता था तो वो आंदोलन क्या करते थे? वापस लेते थे। ठीक है, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे। ठीक है, तो एक तो ये सोच आई। एक क्या था, नवंबर 1920 के अंदर जो है ना काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे, तो कुछ कांग्रेस के लीडर्स उन काउंसिल इलेक्शन में क्या करना चाहते थे? पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और गांधी जी ने क्या कहा था कि काउंसिल इलेक्शन का भी क्या करना है? बॉयकॉट करना है। तो इस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, लेकिन फिर ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्या हुए? फिर समाप्त हुए। ये कॉन्फ्लिक्ट कहां समाप्त हुए? कांग्रेस का जो सेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का ये सेशन कहां पर होता है? ये सेशन होता है नागपुर के अंदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नागपुर कहां है? नागपुर कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर के अंदर। कब होता है? दिसंबर 1920 के अंदर, यानी दिसंबर 1920 के अंदर। और जैसा सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर हुआ था, खिलाफत वाला जो इश्यू था उसको लेकर कुछ कांग्रेस के लीडर क्या नहीं थे? एग्री नहीं थे। सेम टू सेम यही बात थी। तो दिसंबर 1920 के अंदर जो कांग्रेस का नागपुर सेशन होता है, वहां पर जो कांग्रेस के लीडर गांधी जी से एग्री नहीं होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कन्विंस हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। तो इस तरह से इस आंदोलन की भी रूपरेखा क्या हो जाती है? बेस क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो आगे अपन ये सारा टॉपिक तो अपन ने पढ़ लिया। अब जो नॉन कोऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेशन की बात आती है, कहां किन किन ने पार्टिसिपेट किया, वो अपन अगली क्लासों में पढ़ेंगे। जैसे टाउन वाला टॉपिक हो गया, टाउन के अलावा जो कंट्री साइड वाला हो गया, कंट्री साइड में अपन अवध और गुडे मिल्स वाला पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्लांटेशन वाला था आसाम वाली साइड के अंदर, वो पढ़ेंगे। और गांधी जी ने फिर ये आंदोलन कब वापस लिया, उसका कारण क्या था, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था अपना आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया कि क्या क्वेश्चन क्या आएगा, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट था। उसके अलावा अपन ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ाई। आइडिया कौन लेके आए? तो गांधी जी लेके आए। ठीक है, इसका मतलब क्या था, फिर गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए, फिर उसके बाद में रोलेट एक्ट क्या था, ये कब पास हुआ, इसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या क्या पावर मिली, ठीक है, किस वजह से इसका विरोध हुआ। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसके खिलाफ किस तरह से फिर जो है ना, जैसे रेलवे वर्कर्स हड़ताल करते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, अंग्रेज सोचते हैं कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा, तो वो रिएक्ट करते हैं। पहले गांधी जी को बेयर करते हैं दिल्ली में आने से, फिर क्या करते हैं, अमृतसर से एक एक करके लीडर्स को जेल में डालना शुरू करते हैं। फिर 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जो सत्याग्रह के द्वारा पीसफुल प्रोसेसन होता है उसके ऊपर फायरिंग होना। फिर जो सत्याग्रही थे वो भी उनके ऊपर क्या करना, हमला करना। मार्शल लॉ लागू होता है अमृतसर के अंदर, जनरल डायर को सारी की सारी कमांड दे दी जाती है। फिर जो 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट सारा का सारा, फिर खिलाफत वाला, ठीक है, और लास्ट में नॉन कोऑपरेशन वाला। तो ये था अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कम टाइम में आपको सारे टॉपिक समझाने की कोशिश करी है, अच्छी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करी है। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपको कि जल्दी से जल्दी सारी चीजें रिवाइज कर सकूं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम निरंतर पास आते जा रहे हैं और मैं चाह रहा हूं कि आपको कम समय में सारी चीजें बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवाऊं। तो इस मेहनत को अगर आप थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, फायदा मिल सके। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इस चीज का फायदा मिले और आपको मतलब थोड़ा बहुत तो महसूस होगा किसी व्यक्ति ने आपके लिए मेहनत
करी थी, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के आपको सारी चीजें समझाने की। तो ये था अपना वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सारी वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, ठीक है, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं वीडियो को तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि धीरे धीरे आप उनको लाइक कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो को, तो देखिए मैंने आपके लिए कितनी अच्छी क्लास तैयार करी है आज। आगे भी इसी तरह से आपके लिए क्लासेस तैयार करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी कतई ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हर वीडियो जब भी मैं आपके लिए अपलोड करता हूं यहाँ यूट्यूब के ऊपर तो आपके पास वो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप उसका क्या उठा पाओ, फायदा उठा पाओ। तो ये थी अपने एक इंपॉर्टेंट क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।